नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। ये आईपीओ 9 सितंबर 2024 को ओपन हो रहा है। इस कंपनी के आईपीओ के बारे में और इस कंपनी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देख लेते हैं और वीडियो के एंड में कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि क्या बजाज फाइनेंस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ की डेट से 9 सितंबर से 11 सितंबर तक 10 रुपए की फेस वैल्यू पे स्टॉक लाया जा रहा है। 66 to 70 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड है, यानी कि बुक बिल्ड प्रोसेस है। बुक बिल्ड प्रोसेस वो होता है जिसमें एक प्राइस रेंज दी जाती है। लॉट साइज होगा 214 शेयर्स का। इशू में जो टोटल साइज है उसके अंदर 93,71,42,858 शेयर्स टोटल इसमें ऑफर किए जा रहे हैं और इसकी टोटल वैल्यू है 6,560 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी है 50,85,71,429 शेयर्स का, जिसमें टोटल पैसा जनरेट किया जाएगा 3,560 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में पैसा जनरेट किया जाएगा करीब 3,000 करोड़। जो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी होता है वो पैसा कंपनी के अकाउंट्स में जाता है, कंपनी की प्रोग्रेस में या कंपनी के वर्किंग में इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑफर फॉर सेल होता है वो प्रमोटर्स के पास जाता है या उन इनिशियल शेयर होल्डर्स के पास जाता है जो कि इस आईपीओ में अपना स्टॉक बेच रहे हैं। आईपीओ ओपन होगा 9 सितंबर को, 11 सितंबर को क्लोज होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 सितंबर को डिसाइड की जाएगी। इनिशिएशन ऑफ रिटर्न 13 सितंबर। अब इनिशिएशन ऑफ रिटर्न्स का सीधा सा मतलब होता है कि एज बाय एप्लीकेशन में जो आपके ही अकाउंट में पैसा ब्लॉक होता है वो रिलीज हो जाएगा। 13 सितंबर को ही जिन इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट होंगे या जिन इन्वेस्टर्स को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमैट में शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। लिस्टिंग डेट 16 सितंबर 2024 यानी कि मंडे है और यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन का कट ऑफ टाइम है 11 सितंबर 5 PM। इसके अलावा जो एप्लीकेशन साइजेस हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो रिटेल में मिनिमम 1 एप्लीकेशन जाएगी जिसमें 214 शेयर्स यानी कि 14,980 शेयर्स की टोटल एप्लीकेशन जा सकती है और मैक्सिमम जो रिटेल सेगमेंट में एप्लीकेशंस दी जा सकती हैं उसमें 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। 2,782 शेयर्स और मैक्सिमम साइज होगा 1,94,740 रुपीज़। ये एप्लीकेशन साइज जो रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है 2 लाख रुपये से कम होता है। फिर नेक्स्ट आती है HNI कैटेगरी। HNI कैटेगरी में स्मॉल HNI और बिग HNI होते हैं। स्मॉल HNI में मिनिमम एप्लीकेशन 2 लाख से ऊपर होगी यानी कि 14 लॉट्स 2,996 शेयर्स की होगी और जो इसका मैक्सिमम साइज होगा वो 10 लाख रुपए से कम होगा यानी कि 66 लॉट्स 14,924 शेयर्स की एप्लीकेशन होगी। वैल्यू होगी मैक्सिमम 9,88,680 शेयर्स की। बिग HNI जो 10 लाख रुपए से ऊपर की बिडिंग करते हैं ये एप्लीकेशन डालते हैं। 67 लॉट्स की मिनिमम एप्लीकेशन वो डाल सकते हैं। 14,338 शेयर्स 10 लाख रुपए से ऊपर ही क्रॉस करेगी और इनके लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं होती। इन्वेस्टर कैटेगरी में किस किस इन्वेस्टर कैटेगरी में कितने शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। एंकर इन्वेस्टर्स को 26.8% शेयर्स, QIB शेयर्स 17.87। QIB होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स को। फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि HNI क्लाइंट्स को जो कि रिटेल कैटेगरी में भी नहीं आते और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में भी नहीं आते उनको NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। उनको 13.4% शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं जिसमें से बिग HNI को 8.93% शेयर्स और स्मॉल HNI को 4.47% शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को 31.27% शेयर्स, एम्प्लॉयज़ को 3.05% शेयर्स और बाकी मिसलिनियस कैटेगरीज में 7.62% शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पे अब हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। मार्च 2022 से लेके जून 2024 तक यानी कि 3 एनुअल और 1 क्वार्टरली बेसिस पे हम इसको स्टडी कर लेते हैं। एसेट्स में अगर देखा जाए तो एक ग्रेजुअल स्टेडी इंक्रीज है 48,527 करोड़ से बढ़ के एसेट्स 88,538 करोड़ तक हो चुके हैं। रेवेन्यू कंपनी का अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल से रेगुलरली ग्रो कर रहा है और इस साल के जो Q1 के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं उस हिसाब से भी लगता है कि TTM बेस पे भी ये रेवेन्यू ग्रो ही कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगेन अगर हम पिछले 3 साल को देखें और फिर हम क्वार्टरली बेस पे देखें जो Q1 के रिजल्ट्स हैं तो फिर हमें प्रॉफिट यहाँ बढ़ता दिखाई देगा। नेटवर्थ भी कंपनी की स्टेडीली इंक्रीज हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी 1,858 करोड़ से बढ़ के 4,252 करोड़ हो चुके हैं। टोटल बोरिंग्स कंपनी की बढ़ती जा रही हैं क्योंकि कंपनी लोन्स देती है आगे, तो डेफिनेटली कंपनी को बोरिंग्स पे भी अपने ध्यान देना पड़ता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जैसे कि डेट टू इक्विटी जिस पे ये इशू लाया जा रहा है 5.7 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.6% और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होगा 3.72। जिस अगर जो प्राइस बैंड है जिस पे ये लाया गया है उसके अपर एंड पे अगर देखा जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की आईपीओ की मार्केट कैप होगी 58,297.03 करोड़। ये है इशू प्राइस के अपर साइड पे।
जिस प्राइस पे स्टॉक लिस्ट होगा वो एक अलग कहानी होगी। अब हम देख लेते हैं ईपीएस और पी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स होती हैं। तो प्री आईपीओ यानी कि जब तक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी इसमें कंसिडर नहीं किया जाता तो 2.21 ईपीएस है और पी 31.62 है, और पोस्ट आईपीओ 2.32 और 30.2 की इसमें पी रेशियो और ईपीएस रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू बड़े सिंपल हैं। कंपनी अपने कैपिटल बेस को ऑगमेंट करना चाहती है ताकि जो फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं और एक्सपेंशंस हैं या जो लेंडिंग के लिए कंपनी को पैसा चाहिए वो कंपनी इंक्रीज कर सके। 2008 में बजाज हाउसिंग फाइनेंस की स्थापना हुई थी एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में, यानी कि ये किसी भी तरह के डिपॉजिट्स एफडीज वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये रजिस्टर्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि एनएचबी से। 2015 में ये रजिस्ट्रेशन हुआ था और 2018 से ये मॉर्गेज लोन्स ऑफर कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 से। बजाज ग्रुप का ये कंपनी पार्ट है और प्रोवाइड करते हैं कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस इंडिविजुअल्स को भी और कॉर्पोरेट्स को भी फॉर परचेज एंड रेनोवेशन ऑफ होम्स एंड कमर्शियल स्पेसेस। तो ये एक बड़ी अच्छी स्पेस है बिजनेस सेगमेंट की अगर देखी जाए जिसमें कंपनी काम करती है। काफ़ी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट भी रहती है। अलग अलग प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल कराते हैं या ऑफर करते हैं, जैसे कि होम लोन्स, लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंट कंसेशंस, डेवलपर फाइनेंस। 31 मार्च 2024 तक जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है, कंपनी के 308,693 यानी कि 3 लाख से ऊपर एक्टिव कस्टमर्स हैं, जिसमें से 81.7% होम लोन कस्टमर्स हैं। होम लोन वो सेगमेंट होता है जो किसी भी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी स्टेबिलिटी भी आपके लोन पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करता है। कंपनी का 215 ब्रांचेस का नेटवर्क है एट 174 लोकेशंस, 20 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में स्प्रेड आउट हैं। और ये पूरा का पूरा जो इनका नेटवर्क है ये 6 सेंट्रलाइज्ड रिटेल लोन रिव्यू सेंटर से कंट्रोल होता है और 7 सेंट्रलाइज्ड लोन प्रोसेसिंग सेंटर से कंट्रोल होता है। यानी कि ये जितना भी नेटवर्क है लोकेशंस का और ब्रांचेस का, ये सारा का सारा बांट दिया जाता है अलग अलग जोन्स में, और इन जोन्स को इन सेंट्रलाइज्ड रिटेल लोन सेंटर्स और सेंट्रलाइज्ड लोन प्रोसेसिंग सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा कंपनी की जो प्राइमरी एम्फेसिस है वो इंडिविजुअल रिटेल हाउसिंग लोन्स पे है। साथ ही साथ ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करते हैं रिटेल लीज रेंटल डिस्काउंटिंग से, डेवलपर लोन से, जिसकी वजह से ये काफ़ी बड़े सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को केटर कर पाते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल होम बायर्स हों या लार्ज स्केल डेवलपर्स हों जो कॉलोनीज को या कमर्शियल स्पेसेस को डेवलप करते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो लो रिस्क फास्ट ग्रोइंग होम लोन कस्टमर्स पे है, और जो इनके टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं होम लोन्स उसका 57.8% कंट्रीब्यूट करते हैं, 87.5% उसमें से सैलरीड कस्टमर्स हैं, 4.3 सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कस्टमर्स हैं और 8.2 सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कस्टमर्स हैं। तो हम देख सकते हैं 87.5% सैलरीड कस्टमर्स हैं। इसका मतलब है कि ये काफ़ी सेफ होकर के अपने लोन बुक को आगे बढ़ा रहे हैं, ये देख करके कि जिनको भी हम लोन आगे डिसबर्स कर रहे हैं जिन कस्टमर्स को, वो इस लोन को सर्विस कर पाएंगे अच्छी तरह से या नहीं। साथ ही साथ जो इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं वो करीब 91,370 करोड़ और ये एक 30.9% के CAGR से ग्रो करा है FY22 से लेके 24 तक। जो इनका एवरेज टिकट साइज है होम लोन्स का वो करीब 4.6 मिलियन है, करीब 46 लाख का इनका एवरेज टिकट साइज है, और लोन टू वैल्यू रेशियो 69.3% है। ये जून 30 तक का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें है। 75.5% होम लोन AUM था उन कस्टमर से जिनका सिबिल स्कोर 750 के ऊपर था। तो अगेन अपने ही बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने के ये सारे तरीके होते हैं। इन्होंने अलग अलग इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनर भी किया है ताकि अपने कस्टमर्स को बंडल्ड प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकें, जिसमें इंश्योरेंस भी कराई जा सके। कई बार इंश्योरेंस उस लोन के लिए भी होती है जो आप डिसबर्स कर रहे हैं ताकि वो लोन पूरी तरीके से सिक्योर हो सके। दिसंबर 2023 में कंपनी ने अपने आप को खुद भी रजिस्टर करा है एज अ कॉर्पोरेट एजेंट विद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको IRDAI भी बोलते हैं, ताकि अगेन ये अपने इंश्योरेंस का जो रेंज है और बाकी जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उसकी रेंज को ये बढ़ा सकें। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर कंपनी का देखा जाए तो पिछले कुछ साल से कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट्स दोनों ही स्टेडीली इंक्रीज हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात भी है। जैसे कि हमने देखा जिस तरह के लोन्स ये और जिस तरह की सिक्योरिटी के साथ ये लोन्स आगे बढ़ा रहे हैं उसके साथ अगर आप रेवेन्यू भी स्केल अप कर रहे हैं तो दैट इज आई थिंक अ वेरी गुड थिंग। अगर हम Q1 भी देखें जो इसके रिजल्ट्स हमारे पास हैं तो कंपनी ने 482.61 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया है, जिसमें टोटल इनकम कंपनी की रही 2208.73 करोड़। स्टडी ग्रोथ है इनकी इनकम और अर्निंग्स में, और सेकंड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग
ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये भारत में अलग अलग पैरामीटर्स को अगर हम कंसिडर करते हैं। लास्ट 3 फिस्कल्स में कंपनी की जो एवरेज EPS रही है 2.2 की रही है और एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.3 रही है। कंपनी ने नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कंपनी के रहे हैं वो भी अच्छे रहे हैं, 4%, 4.5%, 4.1, 3.9%, यानी कि काफ़ी स्टेडी नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी के रहे हैं। NPS कंपनी के जून 30, 2024 तक 0.11% थे, जो कि मार्च में 0.1% थे। AUM में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है और डिसबर्समेंट्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ पिछले कुछ सालों से हमें देखने के लिए मिल रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसमें आता है कंपैरिजन विद लिस्टेड पीयर। तो कंपनी ने यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, कारफिन होम्स, आधार हाउसिंग फाइनेंस और आवास फाइनेंसियर, साथ ही साथ एप्टस वैली हाउसिंग और होम फर्स्ट फाइनेंस को अपने लिस्टेड पीयर्स की तरह शो करा है अपने प्रोस्पेक्टस में। और इन सब का, इन कंपनीज का जो PE है वो 8.01 से लेकर 30.9 तक करीब करीब वैरी करता है। ये फिगर्स 4 सितंबर 2024 तक की हैं। तो अगर हम कंपनी की PE रेशियो देखें जिस पे ये IPO लाया जा रहा है या जिस पे ये इशू किया जाएगा, अगर अपर एंड ऑफ प्राइस बैंड देखा जाए तो उसमें भी करीब 30 या 30 से थोड़ी ऊपर की PE पे ये इशू दिया जा रहा है। अगर हम लिस्टेड पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो ये एक वही रेंज है जिस पे बाकी लिस्टेड पीयर्स भी वर्क कर रहे हैं, उनका स्टॉक जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो इशू है फुल्ली प्राइस्ड है। यहाँ से अगर कंपनी के इशू को ग्रो करना है, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में ग्रोथ आनी है, स्टॉक को आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से अब तक CAGR कंपनी का रहा है, चाहे वो टोटल इनकम में हो या नेट प्रॉफिट्स में हो, ये इसी तरीके से अगर बरकरार रहता है, स्टेबिलिटी कंपनी की रहती है और पोर्टफोलियो को अपने ग्रो करते रहते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करके ये अलग अलग छोटे छोटे वर्टिकल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से कंपनी के इन्वेस्टर्स को काफ़ी फायदा हो सकता है। कंक्लूजन में मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर इस IPO के अंदर अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे लिस्टिंग गेन के चांसेस भी अच्छे खासे रहेंगे और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। काफ़ी समय के बाद बजाज ग्रुप की तरफ से हमें कोई IPO देखने के लिए मिल रहा है और फाइनेंस के फील्ड में बजाज ने अपने आप को काफ़ी अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया है। काफ़ी अच्छी मार्केट पेनिट्रेशन भी है, अच्छा खासा इनका जो ब्रांच नेटवर्क है वो भी काफ़ी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज्ड है। तो लॉन्ग टर्म में ये मानना सही होगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।